गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जो हमारा घराना था, संगीत घराना, उसको कंप्लीट कर लेंगे। हम ये किसके लिए पढ़े? एसएससी एमटीएस। एसएससी हवलदार के लिए हम 2025 की जो वैकेंसी, उसके लिए जीके और जीएस देख रहे हैं, जिसमें हमारा जीके कंप्लीट होने वाला है। जीएस भी हम कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि अभी सितंबर बस लास्ट ही बचा है और अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होना है। 20 अक्टूबर के बाद ही इसका एग्ज़ाम होगा। तो हमारा जो जीके का सिलेबस है वो हमारा और ऑलमोस्ट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। जीके का सिलेबस है ना। तो हमारा क्या चल रहा था? संगीत घराना। क्या था हमारा? संगीत घराना हमारा टॉपिक चल रहा था। तो संगीत घराने में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली थी। एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। तो संगीत घराने में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी? हमने संगीत घराने में सबसे पहले तो जो डिवीज़न इसको बांटा गया था, एक तो क्या था हमारा, शास्त्रीय संगीत हो गया था और लोक संगीत हो गया था, और शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत का समन्वय हो गया। देन उसके बाद आधुनिक संगीत हो गया। तो हमने कहाँ तक की चीज़ें पढ़ ली थी? हमने शास्त्रीय संगीत में दो डिवीज़न था, वो भी पढ़ लिया था, जिसमें एक था हमारा कर्नाटक शैली और दूसरी हमारी हिंदुस्तान शैली। हिंदुस्तानी शैली में जो कि उत्तर भारत में थी, कर्नाटक शैली कहाँ पे थी? दक्षिण भारत में। तो ये दोनों हमने क्या पढ़ लिया था? अच्छे से देख लिया था, क्या क्या चीज़ें हम जो इम्पोर्टेंट है उस बेस पे हमने इसको पढ़ लिया था। इसके बाद लोक संगीत में भी हमने क्या देख लिया था? लोक संगीत में हमने लोकगीत या लोक संगीत बोल सकते हैं इसको। तो हमने प्रमुख राज्य देखे थे और उनसे संबंधित जो लोकगीत है हमने वो देखे थे। तो यहाँ तक की चीज़ें हमारी संगीत घराने में कंप्लीट हो गई। हम इसको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है बस उतना ही पढ़ेंगे। अब इसके बाद हमको सिर्फ एक चीज़ पढ़नी है, जो प्रमुख घराने हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो हमको क्या कौन कौन से घराने देखने हैं, हम एक बार देख लेते हैं। ग्वालियर ग्वालियर घराना पढ़ना है हमको। इसके बाद हम देखेंगे आगरा घराना देखेंगे। ग्वालियर घराने में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले इसकी स्थापना देखेंगे कि इसके संस्थापक कौन है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, और अन्य चीज़ें जो ग्वालियर घराने से संबंधित है। जो ग्वालियर घराना है वो कहाँ पे मुख्य रूप से? तो मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुआ था, है ना। इसके बाद आगरा घराना हम मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में। इसके बाद हम देखेंगे इंदौर घराना। इंदौर घराना देखेंगे। इंदौर घराना के बाद बनारस घराना। तो ये दोनों ही, आगरा और बनारस घराने की स्थापना कहाँ पे हुई? तो उत्तर प्रदेश से मानी जाती है। और ग्वालियर और इंदौर घराने की स्थापना कहाँ से मानी जाती है? मध्य प्रदेश से। और इसके संस्थापक के बारे में हम देखेंगे कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की, इसमें प्रमुख चीज़ें क्या है, और इसमें सब डिवीज़न भी होते हैं, वो भी हम क्या देखेंगे? सब डिवीज़न भी हम एक एक करके देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्वालियर घराना। तो ग्वालियर घराने की स्थापना हम कहाँ से मानते हैं? ग्वालियर घराने की स्थापना मध्य प्रदेश से हुई है। और इसके बाद हम देखेंगे जो ग्वालियर घराना है, ग्वालियर घराने को क्या सबसे पुराना घराना बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा कि जो सबसे पुराना घराना है वो कौन सा है? ग्वालियर घराना। इसके बाद सेकेंड हमारा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि इसके संस्थापक कौन है? तो संस्थापक में हम देखेंगे हुदू खां हो गया, हुस्सू खां और नत्थू खां। तो ये तीनों किसके संस्थापक है? ग्वालियर घराने के संस्थापक। ऑप्शन में हमें ये तीनों नाम भी आ सकते हैं, या तीनों में से दो नाम आ सकते हैं, या दो एक नाम भी आ सकता है, या तो नत्थू खां आ सकता है, हुस्सू खां और हद्दू खां। तो ये तीनों में से एक नाम आ सकता है। इसके बाद हम देखेंगे दादा कौन थे? नत्थन पीर बख्श।
इसके बाद हम देखेंगे जो ग्वालियर घराना है उसके प्रमुख कलाकार देखेंगे और वादक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो प्रमुख जो कलाकार है जो फेमस थे ग्वालियर घराने में हम उनको पढ़ेंगे। एक तो विष्णु दिगंबर पुरस्कार और ओकार ओकार दास ठाकुर, ओकार नाथ ठाकुर। इसके बाद वीणा सहस्त्रबुद्धे, वीणा सहस्त्रबुद्धे और मीता मीता क्या मीता पंडित। तो बस ये कुछ नाम ही हमको इसमें याद रखने हैं, ज़्यादा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने वाद्य यंत्र में इतने सारे नाम हमको देखने को मिले थे और सबको हमको याद रखना था, पर इसमें हमको ज़्यादा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ही फेमस है और यहीं से क्या क्वेश्चन आते हैं। तो हमको कितनी चीज़ें याद रखनी है ग्वालियर घराने में। सबसे पहले तो सबसे पुराना घराना कौन सा है, ग्वालियर घराना, और इसकी स्थापना कहाँ पे, मध्य प्रदेश से मानी जाती है। इसके बाद संस्थापक कौन थे, एक तो हद्दू खां, हुस्सू खां और नत्थू खां, है ना। और जो ग्वालियर घराना है उसके दादा किसको कहते हैं, नत्थन पीर बख्श को कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे इससे संबंधित प्रमुख कलाकार। तो कलाकारों में हम देखेंगे विष्णु दिगंबर पुरस्कार, इसके बाद ओकारनाथ ठाकुर, वीणा सहस्त्र बुद्धे और मीता पंडित। तो ये प्रमुख कलाकार है। इसके बाद हम देखेंगे डायरेक्ट जाएंगे इंदौर घराने पे। तो ये फर्स्ट हमारा हुआ है ग्वालियर और सेकंड हमारा इंदौर घराना। इंदौर घराने के बारे में हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ हमको इसके संस्थापक देखने और स्थापना किसका हुई और कहाँ पर हुई। तो ये कहाँ पे हुई, मध्य प्रदेश में हुई। और इसके संस्थापक कौन थे, उस्ताद अमीर खां। कौन थे, उस्ताद अमीर खां किसके संस्थापक थे, इंदौर घराने के संस्थापक थे। इसके बाद हम देखेंगे ग्वालियर घराना। तो ये हमारा तीसरा घराना है ग्वालियर घराना, और सिर्फ हमारे दो घराने और बचे, वो हम कर लेते हैं। आगरा घराना, इसमें संस्थापक कौन थे इसके, तो इसमें भी क्या दो तीन नाम है। तो हमको सभी नाम अगर एग्जाम में दो दो नाम ही आएंगे तो हमको दोनों पे टिक लगाना है, अगर एक नाम आता है तो एक पे लगाना है। तो हाजी सुजान खां, ये कौन थे, तानसेन के दामाद। और उस्ताद खत्ते खुदा बख्श, है ना। तो ये फैक्ट अलग से आपसे पूछ सकते हैं ना। तो हाजी सुजान खां और उस्ताद खत्ते खुदा बख्श, तो ये किसके संस्थापक थे। तो आगरा घराने की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इन दो व्यक्तियों के द्वारा की गई थी। इसके बाद प्रमुख कलाकार देखेंगे जो कि फेमस थे आगरा घराने से संबंधित। एक तो लताफत हुसैन खां, प्राण पिया, इनको क्या बोलते हैं, इनका उपनाम प्राण पिया। इसके बाद खादिम हुसैन खां, खादिम हुसैन को साजन पिया और विलायत खां। तो ये कुछ नाम है हमको, ये किस में याद रखने हैं, तो ये कुछ नाम हमको आगरा घराने में याद रखने हैं। इसके बाद हम डायरेक्ट बनारस घराना पढ़ेंगे और उसके बाद एक घराना और है उसको और हम देख लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे किराना घराना। तो हमारा कौन कौन से घराने हो गए, ग्वालियर हो गया फर्स्ट हमारा, ग्वालियर कंप्लीट हो गया, ग्वालियर। इसके बाद सेकंड इंदौर घराना हमारा कंप्लीट हो गया, थर्ड हमारा आगरा घराना। तो ये तीनों हमारे कंप्लीट हो गए, फोर्थ हमारा किराना और फिफ्थ हमारा हो गया बनारस। तो ये 5 घराने और है। तो हमारा जो संगीत घराना है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम जो मंदिर स्थापत्य कला है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम क्या देखेंगे, इसका एक बार मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले जो स्थापत्य कला है, द्रविड़ जो दक्षिण भारत में, नागर जो कि उत्तर भारत में बने हुए मंदिर है। इसके बाद जो दोनों का मिश्रित रूप है वो बेसर शैली है। तो तीनों को हम समझेंगे पहले, उसके बाद हम देखेंगे डायरेक्टली उत्तर भारत के मंदिर देखेंगे
जो कि मुख्य रूप से कौन सी आगर शैली में बनाए गए हैं। और उसमें भी हम कुछ अपवाद देखेंगे, जैसे उत्तर भारत में भी कुछ द्रविड़ शैली के बनाए गए मंदिर है और हम उसको भी देखेंगे, और अलग से बेसर शैली में जो बनाए गए मंदिर है उनको भी हम अलग से देखेंगे उत्तर भारत में। इसके बाद हम डायरेक्ट दक्षिण भारत के मंदिर देखेंगे। दक्षिण भारत में जो फेमस मंदिर है, या तो हम स्टेट वाइज सारे मंदिर पढ़ेंगे, या तो जो फेमस है सबसे पहले उसको देखेंगे, उसके बाद हम अदर जो मंदिर है उनके बारे में देखेंगे। तो हम पहले उत्तर भारत के मंदिर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद दक्षिण भारत के मंदिर देखेंगे। इससे क्या हमारे कोई भी जो मंदिर से संबंधित कुछ भी चीज़ें हैं वो हमारी छूटेंगी नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे किराना घराना। किराना घराना में क्या है, संस्थापक याद रखना है। सबसे पहले तो हमको करीम खां, कौन, अब्दुल करीम खां और अब्दुल वहीद खां। तो ये दो व्यक्तियों के नाम हमको किस में याद रखने, किराना घराने में याद रखने। अब्दुल करीम खां और अब्दुल वहीद खां के नाम याद रखने। इसके बाद प्रमुख कलाकार इसमें याद रखने, क्योंकि सभी में हमने क्या प्रमुख कलाकारों के बारे में देखा है, कुछ ही हमको कलाकार याद रखने, ज़्यादा हमको देखना नहीं है। तो सबसे पहले सवाई गंधर, उसके बाद सुरेश बाबू माने, और प्रथा प्रथा अन्य, हीराबाई बड़ौदकर, इसके बाद कौन, भीमसेन जोशी, गंगू भाई अगल और मणिक वर्मा। तो ये कुछ व्यक्तियों के नाम हमको किस में याद रखने हैं, तो ये कुछ व्यक्तियों के नाम हमको किराना घराने में याद रखने। ऐसे ही हमने ग्वालियर में देखा था, इंदौर में हमको इतना ज़्यादा नहीं देखना, सिर्फ हमको संस्थापक पढ़ना है और अमीर खां के द्वारा इसकी स्थापना या संस्थापक माना जाता है, बस इतना देखना है। और आगरा घराने में भी हमको कुछ ही जो कलाकार है उनके बारे में देखना है। इसके बाद हमको डायरेक्ट बनारस घराने के बारे में हम देखते हैं। तो संस्थापक इसके कौन है, राम सहाय इनके क्या है, संस्थापक है बनारस घराने के। इसके बाद हम देखेंगे प्रसिद्ध संगीतज्ञ, वादक और कलाकार हम इसमें पढ़ेंगे जो ग्वालियर घराना है। तो इसमें हम देखेंगे प्रमुख शहनाई वादक कौन कौन से हैं जो आगरा घराने से संबंधित है। तो प्रमुख शहनाई वादक हमने पहले भी देखा है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये जो शहनाई वादक है ये सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके बाद पंडित राम सहाय, तो ये क्या है, जो शहनाई वादक, शहनाई के क्या है, संस्थापक माने जाते हैं। तो शहनाई वादक में हमको कौन कौन से आगरा घराने से संबंधित व्यक्तियों को याद रखना है, सिर्फ दो को, एक तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और पंडित राम सहाय को हमको याद रखना है। इसके बाद प्रमुख तबला वादक देखना है, तो तबला वादक में पंडित कंठे महाराज, इसके बाद पंडित अनोखे लाल और पंडित किशन महाराज। तो ये इन व्यक्तियों को हमको किस में याद रखना है, तबला वादक में हमको ग्वालियर बनारस घराने के अंतर्गत हमको इनको देखना है। इसके बाद पखावज और मृदक वादक, मैंने आपको जब वाद्य यंत्र पढ़ाए थे तो जो प्रमुख जो वाद्य यंत्र है उसमें मैंने आपको शहनाई भी पढ़ाया था, और इसमें मैंने आपको बहुत सारे जो व्यक्तित्व है, जो कलाकार हैं उनके बारे में बताया था। इसके बाद ऐसे ही मैंने आपको तबला का बताया था, और पखावज और मृदक, इसमें हमको किसको, मदन मोहन को, भोलानाथ पाठक और पंडित अमरनाथ मिश्र को हमको याद रखना है। तो ये कुछ व्यक्तियों के ही नाम है हमको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आते हैं कि निम्न व्यक्ति का संबंध किस घराने से है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इनडायरेक्टली आपसे यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए। और हमको यहाँ पे फैक्ट रखने हैं, जितने भी फैक्ट हैं वो ही हमको याद रखने हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से फैक्ट से ही क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट वाला यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। तो सिर्फ हमको यहाँ पे जो व्यक्ति है उनके नाम याद रखने हैं, और किस घराने से संबंधित है हमको वो याद रखना है। तो ये हमारा आज के लेक्चर में जो संगीत घराना है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, मंदिर स्थापत्य कला। तो इसका मैं आपको एक बार और अच्छे से बता देती हूँ, ताकि आप जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके लिए थोड़ा बहुत तो पढ़ के आए। तो हम मंदिर से संबंधित कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो हमने बहुत बार इस चीज़ को डिस्कस कर लिया, पर फिर भी एक बार और अच्छे से देख लेते, क्योंकि हमारे पास टाइम है। तो हम इसको मंदिर के बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से
मंदिर है, मंदिरों से क्या आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ से क्या आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। जो मंदिर है, मंदिरों से आपके क्या डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हमको पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी भी है। मंदिर है, मंदिर की हम देखेंगे सबसे पहले तो तीन शैलियाँ होती है ना। तो सबसे पहले तो हम शैली के बारे में देखेंगे। शैली का डिवीज़न सबसे पहले हम देखेंगे नागर, है ना। तो नागर शैली, नागर शैली, नागर शैली, और इसके बारे में हम देखेंगे मुख्य रूप से क्या उत्तर भारत में। कहाँ पे? उत्तर भारत में। नागर शैली कहाँ पे? मुख्य रूप से उत्तर भारत में। इसके बाद हम देखेंगे बेसर, मैं आपको बीच में लिख देती हूँ क्योंकि ये दोनों का मिश्रित रूप है, बेसर शैली। बेसर शैली में हम देखेंगे तो नागर शैली, नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली का क्या मिश्रण, द्रविड़ शैली का, द्रविड़ शैली का क्या मिश्रण। इसके बाद हम देखेंगे जो द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली, ये कहाँ पे? मुख्य रूप से दक्षिण भारत, दक्षिण भारत की मंदिर स्थापत्य कला है। तो जितने भी हमको जो नागर शैली में बने हुए मंदिर देखेंगे, जो मंदिर है तो इसका जो डिज़ाइन है हमको इस प्रकार थोड़ा ऐसे दिखाई देगा, जबकि जो द्रविड़ शैली के मंदिर है वो आपको ऐसे दिखाई देंगे। तो हम ये भी देखेंगे कि जो द्रविड़ शैली के मंदिर है वो उनके डिज़ाइन किस प्रकार है, ये हमसे पूछेंगे नहीं, पर इनडायरेक्टली अगर कभी क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या इसको मिस ना करें। तो हम ये जो कैसे इसकी जो कक्ष है ना, अंडर, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ऊपर का भाग क्या कहलाता है, नीचे के भाग क्या कहलाते हैं, और बेसर शैली के मंदिर भी हम देखेंगे कि किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो मैं आपको इस चीज़ों को क्या, इन चीज़ों को डायग्राम के थ्रू बताऊंगी, तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। बाकी आपने सारी चीज़ें देखी है, पर आप फिर भी आप गूगल क्रोम पे आप सर्च करके आना कि द्रविड़ शैली के मंदिर किस प्रकार बनाए जाते हैं और नागर शैली के, इसके बाद बेसर शैली। तो आपको मैं डायग्राम तो आपको बता नहीं सकती, मैं मतलब जो इमेज है, और आप देख सकते हैं तो आप इमेज देख लेना, बाकी मैं यहाँ आपको डायग्राम के थ्रू सारी चीज़ें बता दूंगी कि इन चीज़ को क्या कहते हैं, और इसको क्या, जो ऊपर के भाग है उसको क्या कहते हैं, नीचे के भाग को क्या कहते हैं। तो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। पहले नागर शैली का स्टार्ट करेंगे। ये एक लेक्चर में हम तीनों की जो प्रारंभिक जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी में सारी चीज़ें आ जाएंगी, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली की। तो हम सभी चीज़ें देख लेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, हम वो भी देख लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम उत्तर भारत के मंदिर देख लेंगे, नेक्स्ट इसके बाद हम एक लेक्चर में बेसर के देख लेंगे, और एक में हम देख लेंगे द्रविड़। तो हमारे 4 लेक्चर में, 4 से 5 लेक्चर में क्या हमारा मंदिर स्थापत्य कला के बारे में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है उसमें हमारे सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे। तो ये तीनों शैली को पढ़ने के बाद हम जो स्टार्ट हम नागर शैली के मंदिरों से करेंगे। वो नागर शैली के मंदिर मतलब उत्तर भारत के हम देखेंगे। फिर उसके बाद बेसर, दोनों का मिक्स देखेंगे, जो कि उत्तर भारत में भी हमको देखने को मिलेगा और दक्षिण भारत में भी हमको देखने को मिलेंगे। और द्रविड़ शैली में भी हम ऐसा ही करेंगे, दक्षिण भारत के मंदिर जितने भी हैं। और इसमें हम एक चीज़ और देखेंगे, इसमें हम जो अपवाद है, अपवाद में हम देखेंगे ये जो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं वो उत्तर भारत में कौन कौन से बनाए गए हैं, और जो नागर शैली के मंदिर है वो द्रविड़ शैली में दक्षिण भारत में कौन कौन से मंदिर हैं। क्योंकि ये जो अपवाद है वो आपसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो हम अपवाद भी देख लेंगे कि एक्सेप्शन में हमें कौन कौन से मंदिरों को अच्छे से देखना है। तो आगे की चीज़ें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आज का हमारा ये जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है।
इसमें हम संस्थापक भी देख लेंगे मंदिरों के, जो स्थापना किसने की है, और अन्य चीज़ें क्या महत्वपूर्ण है हम इसको भी देख लेंगे।